वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। क्या हाल है सबके? अच्छे हो? तो चलिए आज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम इंडियन पॉलिटी का, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिट्स और दूसरी पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, लास्ट हमने जब लेक्चर लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो जब हमने लास्ट लेक्चर दिया था फंडामेंटल राइट्स का, है ना। फंडामेंटल राइट्स में मैंने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, आर्टिकल 32। उसके अंडर आर्टिकल 32 बोलता है कि कोई भी अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो हम अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, हम जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो उसमें जा सकते हैं और उसमें जब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कोर्ट क्या करता है, कुछ रिट्स इशू करता है, ठीक है। तो वो कौन सी रिट्स होती हैं? ऐसे 5 रिट्स होती हैं, ठीक है। वो कौन सी 5 रिट्स हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वो 5 रिट्स कैसे इंपॉर्टेंट है हम वो भी पढ़ने वाले हैं। टॉपिक छोटा है पर टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत है, तो ठीक है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे 5 रिट्स हैं, ठीक है, जिसमें ठीक है हैबियस कॉर्पस आते हैं, मैंडेमस आती है, सर्शरी आती है, क्यो वारंटो आती है और प्रोहिबिशन आती है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ताकि तुम अपने नोट्स बना लो। उसके साथ में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम वो सब चीज़ें भी आज डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, हम वो सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे आज लेक्चर में, ठीक। तो मैं साइड हो रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। ओके प्लीज़। हाँ जी, तो कर लिया, स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना रिट्स से, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रिट्स है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब हो रहा है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। अब ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक मिनट में अंडरलाइन दूसरे मार्कर से करता हूँ। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, तुम्हारे एग्ज़ाम को लेके। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ बेटा, लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब बताओ कि टू हैव द बॉडी किस रिट को बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टू हैव द बॉडी किस रिट को बोला जाता है, तो वहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन होगा मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, सर्शरी, प्रोहिबिशन या फिर क्यो वारंटो। इन 5 में से 4 ऑप्शन तो पक्का होने वाले हैं। कभी कभी 5 भी, कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें 5 भी होते हैं ऑप्शन। तो 4 में से तुम्हें पता होना चाहिए टू हैव द बॉडी किसे बोला जाता है, हैबियस कॉर्पस को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें ना कम से कम भी तुम्हारे इतने से डेटा में ना, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे एग्जाम के कम से कम भी 10 से 15 क्वेश्चन छुपे हुए हैं अगर बनाने पे आए हो तो। और 15 ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक। तो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से नोट करना, बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस क्या बोलता है? टू हैव द बॉडी। अगर मैं इसकी क्या कहते हैं डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, इसका डेफिनेशन बोलता है इशू टू प्रोवाइड क्विक रेमेडी टू अ पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी लीगल जस्टिफिकेशन, ठीक है। एक तरह से गारंटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, हमारी जो समझ लो पर्सनल लिबर्टी है ना, उसको एक फ्रीडम देता है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पर्सन डिटेन्ड बट नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। सपोज कोई इंसान आगे हमारे कोई भी इंसान होता है, ठीक है, उसको डिटेन कर लेते हैं, ठीक, और पुलिस क्या करती है, उसको 4 दिन 5 दिन 6 दिन पुलिस स्टेशन में रखती है। तो वो वहाँ पे नहीं कर सकते। अगर पुलिस ऐसा करती है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के आगे पेश नहीं करती है, ठीक है। वेदर वहाँ पे ये एक एक्सेप्शन ये होती है कि छुट्टी नहीं होनी चाहिए, सैटरडे संडे ऐसे कुछ छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अगर वो नहीं करती है तो कोर्ट सीधे जाके कोर्ट से ये हैबियस कॉर्पस की एक रिट इशू होगी, ठीक है, जिसमें बोला जाएगा, जिसमें बोलेंगे टू हैव द बॉडी की बंदे की जो भी इंसान है उसे सामने पेश किया जाए या फिर उसको बंदे को वापस हैंड ओवर किया जाए उसकी फैमिली को या कंसर्न जो भी होंगे, ठीक है। तो उसमें ये बताया जाता है कि अगर 24 घंटे के अंदर, एक एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर 24 घंटे के अंदर अगले इंसान को हम पेश नहीं करते हैं मैजिस्ट्रेट के आगे, तो वहाँ पे एक ऑब्लिगेशन बन जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा था? 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा था? 226, ठीक।
याद रखना हर जगह यही दो आर्टिकल्स हैं जिसके अंडर रिट्स इशू होंगी, ठीक है। तो ये एक तुम्हारी रिट आ जाती है, ठीक है, जिसमें तुम्हें एक सपोज पर्सनल लिबर्टी की का गारंटर बोला जाता है इसको, ठीक है। अब कभी कल को क्वेश्चन आ जाए कि विच रिट इज कॉल्ड गारंटर ऑफ पर्सनल लिबर्टी, तो ये मत बोलना कि सर ये तो आपने लिखाया ही नहीं था, मैं बता रहा हूँ इसलिए थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। पढ़ के तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर पर्सनल लिबर्टी पे किसी का भी कोई भी अगर आंच आए, ठीक है, अगर उसको बचाने के लिए कोई जो रिट इशू होती है वो होती है हैबियस कॉर्पस, ठीक। तो नेक्स्ट रिट पे चलते हैं जिसका नाम है मैंडेमस। मैंडेमस की बात करें तो मैंडेमस का जो बोला जाता है लिटरली मीन्स वी कमांड, सेम जैसे मैंने ऊपर बताया टू हैव द बॉडी। अगर वी कमांड लिख के अगर क्वेश्चन आता है तो वी कमांड लिख के अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी रिट्स है जिसमें वी कमांड, ठीक है, स्टैंड करता है, स्टैंड फॉर वी कमांड, तो कौन सी रिट होगी? मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस बेसिकली क्या है? मैंडेमस इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या फिर पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। सपोज कि कोई भी क्या कहते हैं एक अथॉरिटी है जो अपना काम नहीं कर रही है, ठीक। अगर एक लोअर अथॉरिटी है वो बोलती है कि मैं अपना काम नहीं करूँगी, सपोज एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ पे, ठीक है। सपोज जो अगर एक जज है, ठीक है, उसके दोनों पार्टीज में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है जज का, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एक रिट है और जज बोलता है कि नहीं मैं नहीं ये केस हैंडल नहीं करूँगा या ये केस मैं नहीं लेने वाला, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक सुपीरियर कोर्ट से ऑर्डर आएगा, ठीक है, एक लोअर कोर्ट को, जो कि लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या पब्लिक अथॉरिटी को, कि ये काम आपको करना पड़ेगा बिकॉज आप ऑब्लिगेटरी हो, ठीक है, ये काम करने के। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे चाचे का केस है या ताए का केस है तो मैं नहीं लेने वाला, ठीक है, या फिर दोनों पार्टीज मेरी जानकार हैं तो मैं किसी एक को फेवर कैसे करूं, वैसा कुछ नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आ जाता है और अगर बाय चांस कोई एक इंसान पब्लिक अथॉरिटी कोर्ट या कोई भी अगर अपनी ड्यूटी करने से मना करता है वहां पे, तो ये रिट वहां पे इशू की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट रिट पे आते हैं जिसका नाम है सर्शरी। इसको क्या बोला जाता है? सर्शरी। सर्शरी को अगर मैं बोलूं तो टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। 3 क्वेश्चन तो तुम्हारे यही हो गए यार, वी कमांड, टू हैव द बॉडी और टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। और अगर सर्शरी की रिट की बात करूं तो बोलता है रिट इज इशूड फॉर क्वेश्चनिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। कोई भी ऑर्डर किसी एक पब्लिक अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल या लोअर कोर्ट ने अगर सपोज हाई कोर्ट ने भी या फिर एक लोअर कोर्ट ने भी अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है, जो कि अनलॉफुल है या नहीं होना चाहिए था, ठीक है, या फिर अगर ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि वो जो ऑर्डर है, ठीक है, वो सही नहीं है, तो जो हायर कोर्ट होगी वो एक रिट इशू करेगी जिसका नाम होगा सर्शरी, जिसके अंडर क्या होगा कि वो जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, वो बिल्कुल क्वैश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन है, इसमें मुझे लगता नहीं तुम लोगों को कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इस पे चलते हैं, नेक्स्ट रिट पे चलते हैं जिसका नाम है प्रोहिबिशन। सबने सुना होगा स्टे ऑर्डर, मूवीज में सबने सुना होगा स्टे ऑर्डर ले आए हैं सर हम, ये हमारा स्टे ऑर्डर है। तो बेसिकली स्टे ऑर्डर क्या होता है? प्रोहिबिशन, किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है, अपना काम करने से। सपोज कि अगर कोई कोर्ट अपनी पावर्स को एक्सीड करके, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के कोई एक डिसीजन सुना देता है, ठीक है, हर कोर्ट की कुछ अपनी लिमिट्स होती हैं, कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है, हर पब्लिक अथॉरिटी की एक लिमिट होती है, अथॉरिटी होती है, समझ गए ना। कोई सपोज अगर मैं बात करूं तो कोई एक्साइज ऑफिसर तुम्हें क्या कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता तुम्हारी, है ना, उसके लिए पुलिस ही चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। वैसे ही यहाँ पे प्रोहिबिशन क्या होता है? अगर कोई भी कोर्ट हो गई, पब्लिक अथॉरिटी हो गई, ट्रिब्यूनल हो गया, कोई भी हो गया, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हो गई, कोई भी हो गया, ठीक है, अगर वो क्या करती है अपनी पावर को एक्सीड करके कोई भी चीज़, अगर कोई भी डिसीजन देती है और उस डिसीजन पे स्टे ऑर्डर चाहिए, ठीक है, और वो डिसीजन गलत है या उसके ऊपर कुछ भी सुनवाई होनी चाहिए या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें होनी चाहिए थी, ठीक है, और वो जो नहीं हुई हैं, तो हायर कोर्ट क्या करेगा? जो उससे ऊपर की अथॉरिटी क्या होगी? अंडर आर्टिकल 32 एंड 226, बार बार बोल रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद हो जाए,
ठीक है। तो एक रिट इशू करेगी, जिस रिट का नाम क्या होगा, प्रोहिबिशन होगा, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, स्टे ऑर्डर। अब अगर मैं सिंपल एक बात बोलूँ, मैंने तुम्हें सिर्फ बोला था कि क्वेश्चन बहुत सारे निकलेंगे, 1, ठीक है, 2, 3, 4 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से निकले। दूसरा मैंने यहाँ पे बोला था कि तुम्हें यहाँ पे गारंटर आएगा कि गारंटर कौन बोलते, पर्सनल लिबर्टी का गारंटर किसको बोला जाता है। 5वां क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 क्वेश्चन तो हो गए। अगर और भी मैं क्वेश्चन तो और भी बनते हैं, बट और कुछ जो भी बनेंगे वो मैं आगे तुम्हें बता दूंगा, ठीक। उसके बाद आ गया क्यू वारंटो। क्यू वारंटो की बात करूं तो इसमें आता है बाय व्हाट वारंट्स और बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। किस अथॉरिटी के ऊपर या किस क्या वारंट था, किस अथॉरिटी के हिसाब से इंसान वहाँ पे बैठा हुआ है या क्या कर रहा है। अगर मैं इस रिट की बात करूँ तो सपोजिटली कोई भी एक इंसान है, ठीक है, जो कि इंटाइटल्ड नहीं है एक काम करने के लिए, और तो भी वो काम किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि अगर सपोज मैं जाता हूँ, एक क्लर्क कमिश्नर का काम कर रहा है, ठीक है, कमिश्नर का काम कर रहा है, वहाँ पे साइन कर रहा है, सिग्नेचर्स कर रहा है, स्टैंप लगा रहा है, और मैं बोल रहा हूँ यार ये तो बंदा इस चीज़ के लिए इंटाइटल्ड ही नहीं है, इतनी पावर ही नहीं है इसके अंदर कि ये चीज़ ये काम कर सके, इसके डेजिग्नेशन में उतनी पावर नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे को ये चीज़ दिखती है और वहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे एक मतलब हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंडर जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो एक रिट इशू करेगी जिसका नाम होगा क्यू वारंटो। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है तो मैं समझाने के लिए। सपोज अगर कोई इंसान है जो अपने रिटायरमेंट एज के बाद भी अपनी सीट पे बैठा हुआ और काम कर रहा है, ठीक है, तो सपोज अगर मेरा काम नहीं करता, कुछ भी अनबन है मेरे साथ और वो मेरा काम नहीं कर रहे हैं और वो रिटायर होने के बावजूद भी वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक, तो मैं जाके पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, या किस वारंट से या किस अथॉरिटी से आप यहाँ पे बैठे हुए हो कि जो आप अभी भी वही काम किए जा रहे हो, ठीक है। तो कोर्ट उसमें वहाँ पे इंटरवीन करके एक रिट पास कर सकती है, ठीक। तो ये तुम्हारी 5 रिट्स आ गई, ठीक है। 5 रिट्स में तुम्हें मैंने 5-6 क्वेश्चन तो बता ही दिए हैं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन खुद भी डालूंगा तुम्हें, ठीक है, खुद भी बताऊंगा इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन, रिट्स के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर अलग से काफ़ी क्वेश्चंस बना के दूंगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा चीज़ों को रिटेन करने में भी तुम्हें ईजी हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट वो है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो पार्ट 4th ए में आती है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट 4th ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, इसकी मैंने ये डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, कैन बी डिफाइंड एज द मॉरल ऑब्लिगेशंस फॉर ऑल द सिटीजन्स टू प्रोमोट पेट्रियोटिज्म एंड यूनिटी ऑफ कंट्री है ये, ठीक है, यहाँ इंडिया कर देना, यूनिटी ऑफ यूनिटी नहीं है, ये कंट्री है, इसको इंडिया कर लेना, ठीक है। तो ये रिट का रिट कह रहा हूँ, ठीक है, अभी भी रिट में हूँ, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी के लिए क्या बोला जाता है कि ये मॉरल वैल्यूज़ हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि बोला जाए कि नेशनल फ्लैग की हमेशा रिस्पेक्ट करो, नेशनल जब आपका क्या कहते हैं जनगण मन एंथम, जब नेशनल एंथम चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर हमेशा खड़े हो जाओ, अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय मत करो, ठीक है। कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो हमें बताई गई हैं, ठीक है, कुछ 11 ऐसी टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें ये सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि यूनिटी बनी रहे और पेट्रियोटिज्म की एक फीलिंग हमारे अंदर आती रहे, ओके। तो उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ से मैं आ जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम स्टार्टिंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडिड नहीं थी, ये कब ऐड हुई हैं? दीज ड्यूटीज आर एडिड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, ओके, 1976 में ऐड की थी, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने बोला था कहा जाता है। और किसकी रिकमेंडेशन पे, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको लिया गया था? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको ऐड किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, बट हमने उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया था, बट उसके बाद 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी हमने 2002 में 86th अमेंडमेंट में ऐड किया, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने की रिपोर्ट पे, ठीक है, कि बेसिस पे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने ऐड किया, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया था, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 11, ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़,
क्वेश्चन आता है बहुत बारी क्या कहते हैं कि बताओ टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है हमारी, ठीक। तो तुम्हें पता होना चाहिए टोटल, सारी की सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी, पहली ड्यूटी कौन सी, सेकंड ड्यूटी कौन सी, थर्ड ड्यूटी कौन सी है। तुम्हें कहीं पे वो रिलेट नहीं करेगा, तुम्हें कहीं पे वो किसी मतलब का नहीं आएगा। तुम्हें अगर कोई चीज़ मतलब की आएगी तो सिर्फ इतना पूछेगा कि टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ बता दो भैया कितनी है आपके मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हमारे पास टोटल कितनी है, 11 है, और पहले कितनी थी, 10 थी। 11th कब आई है, 86th अमेंडमेंट 2002 के अंदर, ठीक है। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86th अमेंडमेंट 2002 से हमने क्या की ऐड की। एक लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, बट इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो लास्ट पॉइंट एक ये है कि अनलाइक फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में क्या होता था कि हम सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते थे, तो हमें वहाँ पे जस्टिस मिल सकता था। सपोज अगर हमारा फंडामेंटल राइट कभी भी वायलेट होता है, ठीक है, तो हम सीधे जाके उसके ऊपर केस कर सकते हैं। बट अनलाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर मतलब सपोज अगर जनगण मन चल रहा है, नेशनल एंथम चल रहा है और मैं बैठा भी हूँ, तो कोई भी आके मुझे पीछे से पकड़ के उठा नहीं देगा और बोलेगा चल अंदर, ठीक है, तू खड़ा क्यों नहीं हुआ। या फिर सपोज मैं कभी किसी को नेशनल फ्लैग को देख के इस तरह से सल्यूट नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ उसकी, तो ऑब्लिगेटरी नहीं है ये, ठीक है। सब कुछ ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जो हमें बताई गई हैं कि हमें करनी चाहिए। पीछे से एक मतलब एक हमें दिया गया है, कुछ एक फंडेज दिए हुए हैं, ठीक है, जो हमें जिनके ऊपर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब नॉन जस्टिशिएबल हैं, जिसके ऊपर हम पे कोई केस नहीं कर सकता, कि कोई ये नहीं बोल सकता चल भाई तेरे को अब तो हम अंदर डालेंगे, ठीक है, क्योंकि तूने क्या किया है, तूने हमारी ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उनमें से कोई एक वायलेट कर दी है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगर चलानी है तो फंडामेंटल राइट वायलेट होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी अगर वायलेट हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। तो आज के लेक्चर में काफ़ी कुछ मैं बता चुका हूँ तुम्हें, तो काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। मैं वो क्वेश्चंस तुम्हें अलग से लिख के प्रॉपर एक PDF फॉर्म में या फिर क्लास के अंदर ही डिस्कस कर लूँगा, ओके। तो उसके ऊपर हम देख लेंगे। तो इस लेक्चर में काफ़ी इतना मेरे को लगता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अगर कोई भी डाउट्स होंगे, जैसे कि मैं बोलता हूँ, तो कमेंट कर देना। बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब अपना, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।